चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा नीति के पुरानी वीडियो में हम लोगों ने 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति और शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 जिसको कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा दिया गया था, ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से 10+2 के फॉर्मेट को और ज़्यादा ब्रेक किया गया और आधुनिकता से उसको जोड़ा गया। साथ ही साथ जो भारतीय समाज की वर्तमान समस्याएं हैं उनको जोड़ करके वहाँ पर वो व्यवस्थाएं दी गई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से बच्चों को 3 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में दाखिला दिला दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई का बोझ उस पर बहुत ही कम रहेगा। पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि कैसे मिडिल स्टेज पर हम लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज यानी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि की ट्रेनिंग के बारे में बात की थी, कंप्यूटर कोडिंग की वहाँ पर बात की थी, और सेकेंडरी स्टेज यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 में हम लोगों ने स्ट्रीम को ख़त्म करने की जो बात डिस्कस की थी, एक बहुत ही लाजवाब चीज़ थी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि 12th के बाद में जब ग्रेजुएशन में आएंगे यानी डिग्री के प्रोग्राम में आएंगे तो वहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है। बच्चों, पिछले जो 3-4 स्टेज थी उनसे ज़्यादा बढ़िया परिवर्तन हुआ है इस स्नातक के सेक्शन में। क्या हुआ है, कैसा हुआ है, आइए जानते हैं। बच्चों, इस स्नातक डिग्री के सेक्शन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है 4 साल में। अब आप सोचोगे कि ये स्नातक क्या 4 साल का कर दिया गया है? नहीं, तो वो 3 साल का है, उसका ब्रेकेज 4 साल का है। कैसे हुआ है देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए बच्चों, अगर आप वर्तमान में 3 साल पढ़ते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है। नई शिक्षा नीति में भी आप 3 साल पढ़ोगे आपको डिग्री मिल जाएगी। अब परिवर्तन कहाँ पर हुआ है बच्चों? परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, ध्यान से देखिए। अगर आपने 1 साल पढ़ लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ लिया है आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ लिया है आप डिग्री होल्डर हो जाओगे, स्नातक हो जाओगे। अंतर कहाँ पर है? अंतर यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। आवश्यकता कहाँ पर है? यहाँ पर ध्यान से देखिए। बच्चों, अगर किन्हीं कारणोंवश कोई बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद में अगर उसका ग्रेजुएशन ड्रॉप होता था और वो 2-4 साल के बाद में दोबारा से पढ़ना चाहता था तो उसको फिर से शुरुआत से पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस शिक्षा नीति में इस तमाशे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। बहुत ही लाजवाब चीज़। अगर आपने 1 साल पढ़ा है, किसी पैसे की कमी वजह से या पढ़ाई में मन न लगने की वजह से आपने 1 साल बाद पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है भाई साहब, सर्टिफिकेट 1 साल का ले लीजिए, घर बैठ जाइए, नौकरी करिए, पैसे की व्यवस्था करिए। जब आपके पास दोबारा समय हो, दोबारा शौक जागे, दोबारा वापस आइए, फिर आपका वो 1 साल नुकसान नहीं होगा। सर्टिफिकेट को सरेंडर कीजिए, पढ़ाई कीजिए अन्य 2 सालों में और डिग्री होल्डर बन करके चले जाइए। किन्हीं कारणोंवश अगर आपको 2 साल तक पढ़ाई की है और पैसे की कमी या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपने डिग्री को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं, 2 साल का आप डिप्लोमा ले लीजिए, मस्ती से जाइए, पैसे की व्यवस्था कीजिए, दोबारा पढ़ने का मन हो वापस आइए, केवल 1 साल पढ़िए, तीसरा साल पूरा कर लीजिए और आप एक डिग्री होल्डर हो गए, आप स्नातक हो गए। बहुत ही व्यवस्था अच्छी, बहुत ही तगड़ी व्यवस्था। अगला चौथा पॉइंट ये क्या है जोड़ दिया गया स्नातक में? बच्चों, रिसर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं PhD, डॉक्टर बन जाते हैं जिनको बोलते हैं कि डॉक्टर फलाने डॉक्टर दमा के है ना, तो वो रिसर्च लेवल है। ये बहुत आसान कर दिया गया है। पहले क्या होता है, स्नातक करिए, आप MPhil करिए, फिर PhD करिए, या स्नातक करिए फिर एंट्रेंस दीजिए फिर PhD कीजिए। तमाशा खत्म हो चुका है। 3 साल डिग्री के पूरे करिए, 1 साल एक विषय को और पढ़ लीजिए, आप हो गए रिसर्च स्कॉलर, आपको PhD मिल गई। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। 3 साल पढ़ेंगे डिग्री मिल जाएगी, 1 साल और पढ़ लीजिए, वो आप हो जाएंगे रिसर्च स्कॉलर, आप PhD होल्डर बन जाएंगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। इसलिए अब PhD सीधे चौथे साल में हो जाएगी, MPhil की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए MPhil को इस शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। MPhil कोर्स को इस शिक्षा नीति में बच्चों समाप्त कर दिया गया है। और कौन से परिवर्तन मुख्य पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। इस शिक्षा नीति में कुल GDP का 6% रखा गया है लक्ष्य खर्च करने का। GDP का 6% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये हम सरकार से प्रार्थना करेंगे या आने वाली सरकारों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाए, क्योंकि 1968 की शिक्षा नीति में भी 6% का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ था। वर्तमान में लगभग 2-2.25% के आसपास जीडीपी का शिक्षा पे खर्च हो रहा है, जो कि सफिशियंट नहीं है। अगर 6% खर्च हुआ तो समझिए जो है शिक्षण संस्थान, शिक्षक और शिक्षार्थी सबका कायाकल्प हो जाएगा, और जब शिक्षा का कायाकल्प होगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्र का कायाकल्प होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इस शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दे दी गई है। जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं वो भारत में आएँ, अपनी ब्रांच खोलें, सरकार उनको प्रोत्साहन देगी, उनको सहायता देगी, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। इससे फ़ायदा दो मिलेंगे। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें विदेश में पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने देश में ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को पा सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ वर्तमान में विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भी अच्छा कंपटीशन आ जाएगा, उनके लिए भी अच्छा मार्गदर्शक के रूप में आएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होती है, यहाँ पर देखें, उनसे सीखें, उनके जैसा बनने का प्रयास करें। और सीधी सी बात है, हम भारतीय इस काम में बहुत आगे होते हैं। अगर कोई चीज़ हम सीख लेते हैं तो उनसे 10 कदम आगे निकल जाते हैं। उन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ से हम लोग क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। दो अच्छे पॉइंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। बच्चों, दो और परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि अब मानव संसाधन विकास मंत्री न कहला करके शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अगला पॉइंट है कि UGC, AICTE और NCTE इन सभी को एक साथ मिला करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दी गई है, यानी उच्च शिक्षा आयोग भारत का बना दिया गया है। बच्चों, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये विश्वविद्यालय को कंट्रोल करती है। ये टेक्निकल एजुकेशन है, ये टीचर्स एजुकेशन है। ये सभी संस्थान जो हैं वो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े होने की वजह से इन सबको क्या कर दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया है और केवल एक संस्थान रखा गया है, वो है क्या, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी उच्च शिक्षा आयोग वो भारत का। ठीक है। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो पहला प्रदेश है वो बच्चों है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने भारत की जो 3 शिक्षा नीतियां आई हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2 देशों की शिक्षा नीति और उसके प्रभाव को जानते हैं। सबसे पहली शिक्षा डिस्कस करेंगे हम लोग फिनलैंड की। बच्चों, फिनलैंड का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, जो नोकिया कंपनी है वो फिनलैंड देश की ही है। फिनलैंड देश की शिक्षा नीति जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है पूरे विश्व भर में, और वहाँ के जो बच्चे हैं गणित, विज्ञान आदि विषयों को सीखने में हमेशा ही टॉप नंबर पे रहते हैं। ऐसा क्या है उसकी शिक्षा नीति में, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो फिनलैंड की शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा नीति ऐसी है कि इस पर बच्चों पर कोई स्ट्रेस दबाव नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे 7 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि 7 वर्ष से पहले वो स्कूल नहीं जाते, वो अपनी शिक्षा नीति की तरीके से पहले प्ले स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें किताब वगैरह से कोई संबंध नहीं होता है। वहाँ पर केवल खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, ये सारे काम वहाँ पर सीखे जाते हैं। रिश्ते बनाते हैं, संस्कार सीखते हैं, ये सारी बातें 7 साल से पहले। पढ़ने का काम 7 साल से शुरू होता है। 7 साल के बाद भी कोई प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि इनकी शिक्षा नीति नो एग्ज़ाम पॉलिसी को फॉलो करती है। इनके यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होता। प्रोजेक्ट होते हैं छोटे छोटे, 3 लेसन का एक प्रोजेक्ट हुआ, 3 लेसन आप पढ़िए, 4 लेसन आप पढ़िए, वो प्रोजेक्ट तरीके से आप पढ़िए, पढ़ करके सीख गए, ठीक है, अगला 3 जो है यूनिट का और आगे आ गया प्रोजेक्ट। कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। बच्चे बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सरलता से सीखते जाते हैं, सीखने में बहुत अव्वल होते हैं। और बार इनके यहाँ सभी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है। इनके यहाँ शिक्षा पूरी निःशुल्क है। दूसरी बात, इनके यहाँ जो मध्याह्न भोजन योजना है, यानी मिड डे मील,
बीच में जो खाना दिया जाता है ये भी इनके यहाँ चलता है। अब बहुत ही उच्च गुणवत्ता का खाना बच्चों को दिया जाता है। बच्चों इनके यहाँ पढ़ाई के घंटे के नाम सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनके स्कूल आवर्स जो होते हैं वो केवल 4 घंटे के 4 आवर्स की यहाँ पर स्टडी होती है। वो भी अगर 40 मिनट का पीरियड है तो हर 40 मिनट के पीरियड के बाद में हर बच्चों को 10 से 15 मिनट का गैप मिलता है कि वो स्कूल में अन्य चीज़ों से जाकर के पेड़ के पास बैठें, यहाँ वहाँ बैठें, दोस्तों से मुलाकात करें। यानी बच्चों पे बहुत कम ही स्ट्रेस होता है। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट की कोई फिक्स रोटेशन नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है कि सीट पड़ी हुई है यहाँ पर बच्चे बैठेंगे, ये जो है टीचर की एक टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है, ऐसा कुछ फिक्स वहाँ पर नहीं है। टीचर और जो है स्टूडेंट्स मिलकर के तय करते हैं कि हमें कैसे बैठना है, कैसे तय करना है। उनका मन होता है फर्श पर गोला बना करके बैठ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। उनका मन है तो किसी कोने में पढ़ाई कर रहे हैं। अलग अलग विषयों के हिसाब से अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट उनका होता है, यानी यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो टीचर्स के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि टीचर्स पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। सरकार ने टीचर पे बहुत फोकस कर रखा है, इसलिए टीचर जो वैकेंसीज होती हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती हैं, पीजी लेवल की होती हैं, उससे कम नहीं होती हैं। बच्चों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर टीचर का पेशा सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अधिक वेतन में से एक वहाँ पर टीचर का प्रोफेशन है। वहाँ बहुत अच्छा वेतन मिलता है, बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ पर सभी लोग टीचर नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते तो ध्यान से समझिए। वहाँ की जो योग्यता वो है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट से पहले जो टीचर बनना चाहता है वो अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही उनको कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ाने के लिए एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर उनको भेजा जाता है। जो बच्चे वहाँ पर जाकर के सफल होते हैं, जिनके अंदर टीचिंग का पैशन है, वही टिक पाते हैं। नहीं तो ग्रेजुएशन में ही मना कर देते हैं कि हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, हमारे अंदर पढ़ाने की कोई क्षमता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, मेरा पैशन नहीं है, मेरा शौक नहीं है। इसलिए छटनी होनी शुरू हो जाती है ग्रेजुएशन के लेवल तक, या छटनी होते होते जब वो पीजी में पहुंचते हैं तब तक उनके अंदर जो टीचर है वो पूर्ण रूप से निखर करके आ चुका होता है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। एंट्री लेने के बाद भी 4 साल की इन्हें एक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है इन टीचर्स को। इसलिए वहाँ पर टीचर जो बनते हैं वो जो पैशनेट हैं, जिनके अंदर शौक़ है, जिनके अंदर जज्बा है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का। क्योंकि देख रहे हैं इतने फ्लेक्सिबल माहौल में बच्चों को स्कूल के अंदर रोक पाना हर एक साधारण अध्यापक के बस की बात नहीं है। वहाँ के अध्यापक बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से, उनसे बहुत ही कम घंटे का काम लिया जाता है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस होता है। तो फिनलैंड की शिक्षा नीति इसलिए अपने आप में बहुत प्रभावी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों पर बहुत कम प्रेशर देकर के उन्हें सीखने के लिए उत्साहित किया जाता है। रटने के लिए या केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए जब कोई शिक्षा होती है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई समझ नहीं होती है। बच्चा रट तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। अब अगर बच्चों समझने की बात होती है तो यहाँ पर एक देश का जिक्र और आ जाता है, वो है चीन। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। वर्तमान कंडीशन में एशिया का मरीज नहीं है, वो तो डॉक्टर है। वो केवल एशिया का नहीं, पूरे विश्व का डॉक्टर है। वो केवल एशिया में सबसे अमीर नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में लगभग अमीर देशों में इसकी गिनती होती है। उसकी वर्तमान जीडीपी जो है अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। वो उसने कैसा किया? ऐसे किया है, उसने अपनी शिक्षा के दम पे किया। शिक्षा में क्या परिवर्तन हो, ध्यान से समझिए आप। समझ कहाँ से विकसित होती है? चीन ने अपनी शिक्षा नीति में मैंडारिन भाषा को अनिवार्य कर दिया कि सभी लोग मैंडारिन भाषा में ही पढ़ेंगे। जितना भी उनकी बुक्स हैं, जितना उनका सिलेबस है, वो सभी मैंडारिन भाषा में अवेलेबल होगा। ये उनकी वहाँ की मातृभाषा है। बच्चों, जब हम लोग मातृभाषा में ही अपनी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और हमारी समझ विकसित होती है। यही चाइना वालों ने किया हुआ है। उन्होंने अपनी भाषा में ही सारा का सारा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, सारा का सारा सिलेबस, सारी की सारी बुक्स मैंडारिन में ही कन्वर्ट करा दी। अब जो बच्चे जो उनकी मातृभाषा है वही किताब में पढ़ते हैं, इसलिए टीचर बोलते हैं वो तुरंत ही समझ जाते हैं। जब उनकी समझ अच्छी होगी, उनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, उनका दिमाग का विस्तार अच्छा होगा और वो रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो विकास है वो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, घर में हिंदी बोलते हैं, स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं, या
पहले यूपी बोर्ड से पढ़े, उसके बाद में ग्रेजुएशन में गए और इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश हिंदी के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती। अगर हिंदी में शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहें तो हमको अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। सरकार का उत्तरदायित्व ये है कि या तो वो इसी प्रकार का कोई ऐसा लाए, हालांकि राजनीतिक वजहों से या भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो वो करना मुश्किल है। लेकिन ये करना थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि जो बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहे उसको उसमें अच्छी बुक्स अवेलेबल हों, जिससे वो अपने समझ के साथ में समझौता ना करे। मिंडाइन भाषा आने से उनकी समझ में बहुत अच्छा विकास हुआ, क्योंकि वो जो भाषा बोलते थे वही भाषा पढ़ते थे, उसी भाषा में उनको बुक्स और सिलेबस मिलता था। इसलिए वहाँ पर देखिए पूरी दुनिया कुछ कुछ कर रही है, कोई चांद पे जा रहा है, कोई मंगल पे जा रहा है। भाई साहब ने क्या किया है, पूरा का पूरा सूर्य ही बना के रख दिया है। इन्होंने कृत्रिम सूर्य बना दिया है, जो कि सूर्य से ज़्यादा एनर्जी और तापमान वो पैदा कर रहा है। केवल समझ की बात है, और समझ का विकास तभी संभव है जब हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। ये जो हिंदी इंग्लिश का जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही भयंकर कन्फ्यूजन है। सरकार को इसके निदान के लिए कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए कि जो इंग्लिश का आधिपत्य है हमारे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम से कम किया जाए। हालांकि अपनी शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन वो एक केवल सुझाव है जिसको राज्य सरकार माने या ना माने। पूरी उम्मीद है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश का हवा दिखाएंगे तभी उनको अच्छी पैदाइश होगी, उनका अच्छी आमदनी होगी। आमदनी साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहता है, भले बच्चे की समझ विकसित हो या ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे तो उसकी समझ बहुत ही अच्छी विकसित होगी। बच्चों, हमने इस वीडियो में अपने भारत की 3 शिक्षा नीतियों और थोड़ा सा फिनलैंड की शिक्षा नीति, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 की शिक्षा नीति है, साथ में चीन ने अपनी मातृभाषा के साथ जो प्रयोग किया है उसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई बात कन्फ्यूजन आपको रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और हम आपके उसको कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।